मैं अब उनसे कहना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी रितंबरा के पास जाओ, उनके ऊपर हाथ छोड़ के दिखाओ, उनके गले में जूती का हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ। अखिलेश यादव और डिंपल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। ये आपने बयान सुन लिया, ये एक ऐसा वर्ड है, सामने वाले को शर्म दिलाने के लिए इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साध्वी रितंबरा ने उन लोगों को नंगा कह दिया। हालांकि जो औरतें फिल्मों में काम करती हैं, जो लड़कियां, वो बिल्कुल नंगी तो नहीं होती, लेकिन उनको अधनंगा भी कहा जा सकता है और नंगा भी कहा जा सकता है। सवाल मेरा ये है समाजवादी के उन गुंडों की तरफ कि आपने सेम बयान, जो बयान मैंने दिया कि डिंपल यादव, मैंने तो हालांकि इस्लामिक तथ्यों को सामने रखते हुए कहा था, इस्लाम में औरत का पूरा शरीर सत्र औरत कहलाता है और मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक सतर कहलाता है। इस हिस्से का देखना और दिखाना इस्लाम में हराम है, और अगर मस्जिद में कोई आदमी इस हिस्से को देख ले नमाज पढ़ता हुआ, नमाज खत्म हो जाती है, उसकी नमाज टूट जाती है, और जो नमाज इस हालत में पढ़ रहा है उसकी नमाज भी नहीं होती। ये इस्लामिक सिद्धांत है। मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को और मस्जिद की मान्यताओं को सामने रखते हुए एक बयान दिया, और मैं बार बार उस पर चिल्लाता रहा कि भाई ये इस्लामिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन समाजवादी के गुंडों ने मेरी एक नहीं सुनी, और हद ये हुई कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया एक निजी चैनल पर। मैं अब उनसे कहना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी रितंबरा के पास जाओ, उनके ऊपर हाथ छोड़ के दिखाओ, उनके गले में जूती का हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ, उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप महिलाओं के रक्षक हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप गुंडे हैं। आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अखिलेश यादव और डिंपल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। मेरा सवाल इसमें यही था कि आप उनके द्वारा एफआईआर की जरूर बात करें, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई चल रही है? चैनल के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, देखते हैं क्या होता है। अखिलेश यादव से भी हालांकि पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा कि हिंसा को समर्थन वो नहीं करते हैं। उनसे सवाल, हिंसा का आप समर्थन नहीं करते, लेकिन हिंसक आपकी पार्टी में है, उनको आपने गले लगाया हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हिंसक हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं। एक मेरे पास फोन आया, कोई राजेश नाम का आदमी है, मैंने कई सारे चैनलों पर भी वो चलवाया, आप कहें तो मैं आपको भी सुनवा सकता हूं। उसने मुझे कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं, और अब तो तुम्हें वहां मारा है चैनल पे, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। ये उस गुंडे की भाषा है। यानी अभी भी धमकियां, बराबर धमकियां मिल रही हैं, बराबर धमकियां मिल रही हैं। रोज आना, सुबह से शाम तक फोन आते हैं, और समाजवादी के लोग अपना पद बता के मुझे बात करते हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं, मैं ब्लॉक महासचिव हूं, मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। वो छुपाकर फोन नहीं कर रहे हैं, वो बताकर फोन कर रहे हैं कि हम समाजवादी के फला हैं। क्या इस बात की जानकारी भी आपने पुलिस को दी है? बिल्कुल पुलिस को दी है। मैंने बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं डीसीपी सेंट्रल को, बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं, उन पर भी जांच चल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि अखिलेश यादव अब तो सामने आ जाए। साध्वी रितंबरा को सुनने के बाद मैं आपको ये वीडियो दूंगा, आप मेरी बाइट के साथ चैनल्स को भेजिए। हालांकि सुन लिया है, लेकिन मैं फिर भी दूंगा, आप उसको भी चलवाइए, ताकि इनके सामने एक आईना आ जाए कि ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है जितना बड़ा वर्ड आपने बनाने के बाद हिंसा आपने की है देश के अंदर। और मैं चूंकि मुसलमान था, इसलिए मेरे साथ उन्होंने ये प्रकरण किया है। इकरा हसन के साथ में जिस नापाक आदमी ने, योगेंद्र सिंह राणा ने ये कहा था मैं शादी करूंगा, और जिसने असुद्दीन अवैसी को कहा था कि असुद्दीन अवैसी मेरा साला होगा, उसके खिलाफ तो इन गुंडों ने कुछ नहीं किया, न उनको मारा, न उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। और ये समाजवादी के लोग
युजन सभा के लोग, माइनॉरिटी सेल के लोग लखनऊ में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे होर्डिंग लगा रहे हैं जूता दिखाकर। तो ये उनके खिलाफ भी करें ना, वो भी तो एक महिला है इकरा हसन, और समाजवादी पार्टी की एमपी भी है। तो ये सारा ये सच असल में क्या है, देखिए जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका दुख है, लेकिन खुशी ये है कि समाजवादी का जो असली चेहरा था मुस्लिम नफरत का, वो सामने आ गया। ये मेरे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि हम कैसी पार्टी को वोट कर रहे हैं। जी, मालेगांव मामले में आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपने देखा है कि उसमें एक फैसला भी आया है जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें एक बात ये सामने आई है कि एक गवाह है जिन्होंने कहा है कि एटीएस ने प्रताड़ित किया था और योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए भी उन्हें मजबूर किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधिकारी ने भी कहा कि आरएसएस प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया था। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा ठाकुर का भी इसमें बयान आया है। उनका कहना है कि राष्ट्र की जीत है जो उनको तमाम बरी किया गया है। पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले मुंबई लोकल ट्रेन हादसे के जो आरोपी थे 12 लोग, जिनमें से 7 लोगों को मौत की सजा हो चुकी थी, उनको मुंबई हाई कोर्ट ने बरी किया है। उनके वो 19 साल के बाद बरी हुए हैं और वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, सारे के सारे मुसलमान हैं। उनके खिलाफ जैसे ही मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया, उनके खिलाफ तुरंत वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई इस फैसले के खिलाफ। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो ये फैसला आया है इन हिंदूवादी लोगों के खिलाफ फेवर में और इनको बरी किया गया है, क्या सरकार इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन हादसा और ये हादसा है तो आतंकवादी हमला। वो भी मुजरिम थे, ये भी मुजरिम थे, उनको भी बरी किया, इनको भी बरी किया। जब आप उनके खिलाफ चले गए क्योंकि वो मुसलमान थे, तो क्या आप इन हिंदूवादी लोगों के खिलाफ भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। इससे ये पता चलेगा कि मुसलमान होने की सजा कहां तक और कब तक किसको मिल सकती है। सवाल जो आईपीएस का आपने बोला, रिटायर्ड आईपीएस का, असल में क्या होता है कि जब आदमी कुर्सी पे होता है, जब तो इन चीजों को बताता नहीं है, फिर माइलेज लेने के लिए इस तरह की बातें करता है रिटायरमेंट के बाद। आपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों को देखा होगा बाद में टिप्पणी करते हुए कि साहब, कुछ लोग तो बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या ऐसा हो जाता अगर होता तो, और ये सब कुछ गलत हुआ है? अरे भाई, जब आप पद पे होते हैं, कार्यभार आपके पास होता है, उस वक्त आप ये बातें क्यों नहीं करते? उस वक्त कौन सी मजबूरी होती है आपकी? जो सच आज उगल रहे हो आप, वो सच आपको कुर्सी पे बैठते हुए तो उगलना चाहिए। इसी को तो सच्चाई कहते हैं। आज तो कहीं ना कहीं माइलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको सरकार एडजस्ट कर ले, इस तरह की बातें आप कर रहे हो दूसरी सरकार के ऊपर आरोप लगाकर। आपको उसी वक्त